ये खोसा राना साहब को साहब, आपने समझाएं। अभी जजेस के फैसलों का और अदालत की, वो जो जजेस की हमारी जुडिशरी की रैंकिंग है उसका तज़किरा किया। नवाज शरीफ केस में जो फैसला था वो भी अदलिया ने किया था और वो एक फ़िक्स मैच था। और इमरान खान को सादिक और अमीन करार देना वो भी एक फ़िक्स मैच था। ये इन तमाम फैसलों के होते हुए आप कहते हैं कि अदालत ने ही फैसला किया, तो अदालत से वो फैसले हुए हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फैसला भी किसी अदालत ने किया, वो भी फ़िक्स्ड मैच था। तो आप इसको नज़रअंदाज मत करिए कि हमारी अदालतों से ये फैसले हुए हैं। तो इमरान खान के लिए कोई एडवर्स डिसीजन आ जाए और खोसा साहब उस पर इतराज़ करें तो वो ऐसी आपको चीज़ नहीं होगी जो अनहोनी होगी चीज़। राना देखें साहब। मलिक साहब, ये हमारी बदकिस्मती है, और ऐसे फ़ैसले जो है वो मौजूद हैं कि जिनके मतलब बड़ी आसानी से, जिस तरह से आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि ये फ़िक्स मैच था या फ़ैसला था, और इसमें यहाँ तक भी जो है वो हमारी सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसले हुए हैं कि आमरों को संद जवाज़ दी जाती रही है, और बग़ैर मांगे आइन को अमेंड करने का जो है वो इख्तियार दिया गया है। और यहाँ पे आइन को जो है वो पॉलिटिकल हालात और सोच के ताबे जो है वो आइन को रीराइट किया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें होती रही हैं। यही वजह है कि ये फिर माहौल बना, और अब इसमें जो 26वीं तरमीम हुई है तो उसमें एक ऐसा बैलेंस जो है वो लाने की कोशिश की गई है कि वहाँ पे जो है वो अब जुडिशरी का भी एक यक तरफ़ा इख्तियार ना हो, और एग्जेक्टिव का भी जो है वो यक तरफ़ा इख्तियार ना हो, एक बैलेंस हो। और उस बैलेंस के तहत जो है वो जुडिशरी जो है एक अपने मामलात को लेके जो है वो सही चले, और मुल्क में आवाम को भी और बाकी जो भी फ्रीकैन उसके सामने हो, हुकूमत हो, अपोजिशन हो, उनको इंसाफ फराहम किया जाए। सर, आप अगर ये बैलेंस कह रहे हैं राना साहब, तो इस बैलेंस को, इस तवाज़ुन को बिगाड़ने के लिए आपने ये बयान क्यों दिया कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह भी ना बैठे, जस्टिस मंसूर अली शाह भी ना बैठे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में, जस्टिस मुनीब अख्तर भी ना बैठे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में? दोनों मुतनाज़ा जजेस हैं, दोनों सीनियर मोस्ट जजेस हैं, और बाई एनी प्रोबेबिलिटी उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हेड करते होना चाहिए। नहीं, देखें मामला ये है मलिक साहब, बिल्कुल ये किसी ने नहीं कहा, ना मैंने कहा कि वो आपका नहीं बयान है बैठ सर, सकते। वो राना साहब आप ही बिल्कुल का बयान है। जी सुन लें, नहीं सुन लें, मेरा बयान है। देखें, मैंने ये अर्ज़ किया है कि जुडिशल कमीशन का इख्तियार है। जुडिशल कमीशन जो है वो फ़ैसला करके मंसूर अली शाह साहब को बिठाए, मुनीब अख्तर साहब को बिठाए, वो चीफ़ जस्टिस साहब को मुकर्रर कर दे। कोई इसमें कदगन नहीं है, कोई इसमें रुकावट नहीं है। लेकिन मेरी ये ज़ाती राय है कि हमारे वो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जो यानी रीसेंट पास्ट में जो एक ग्रुपिंग हुई है, और उस ग्रुपिंग में जिस तरह से एक दूसरे को एक्सपोज़ किया गया, जिस तरह से एक दूसरे को ख़त लिखे गए, और मलिक साहब उन खतूत में आपने पढ़ा होगा जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। मेरी ये राय है कि वो जज साहबान जो इस ग्रुपिंग को और इस माहौल में एक लीडिंग किरदार में रहे हैं, उनमें से अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जज अगर बनेगा तो उससे फिर ये माहौल जो है ये कंटिन्यू करेगा। तो बेहतरी है कि इंस्टीट्यूशन भी जो है भाई सूरत हाल से बाहर निकले, और आम मीडिया में भी अदरवाइज़ भी तबसरों से जो है वो खलासी हो कि उनमें से कोई जज जो है वो ना बने। मैंने ये उम्मीद का इज़हार किया है कि शायद जो जज साहबान इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा रहे हैं वो ख़ुद भी पसंद नहीं करेंगे कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा बने या उसके सरबराह बने। लतीफ़ खोसा साहब, जुडिशल कमीशन बनाता है तो बना सकता है, कोई रोक नहीं सकता। राना सनाउल्लाह साहब, 5 सीनियर मोस्ट जजेस अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना के तो केस सुनते हैं तो मसला हल नहीं हो जाता। इसमें तो चॉइस का, किसी का पसंद नापसंद का बहस ही ख़त्म हो जाएगी। नहीं देखें, इसमें जो है वो जुडिशल कमीशन जो है वो एम्पावर्ड एक बॉडी है जिसमें जुडिशरी मौजूद है, अपोजिशन मौजूद है, हुकूमत मौजूद है, बार मौजूद है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, तो उसमें इस किस्म की पाबंदी जो है वो ज़ुबानी कलामी या
किसी प्रोग्राम में बैठ के तो नहीं लगाई जा सकती। मैं समझता हूँ कि वो इस बारे में बेहतर फैसला करेंगे। अब खोसा साहब ने जो बात की, उन्होंने भी मेरी बात की तईद की है ना कि कुछ लोग जो है वो ग्रुपिंग में कुछ का हवाला मैंने दिया, कुछ की तरफ इन्होंने निशानदेही की। तो मैं समझता हूँ कि अगर इससे मुबर्रा जो है वो अगर बेंच बनेगा तो उसके ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा लोगों का। और फिर आखिर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो ऑल आर इक्वल, यानी जजेस जो हैं वो को किसी से कोई छोटा बड़ा या कोई सीनियर जूनियर नहीं होता। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो इक्वली जो है वो कम्पिटेंट भी हैं, इंडिपेंडेंट भी हैं, रिस्पॉन्सिबल भी हैं। तो उनमें से कोई भी 5 या 7 जजेस का जो बेंच बनेगा तो उनमें जो है वो जुडिशल कमीशन मैं समझता हूँ कि बेहतर फैसला करेगा। राना साहब, मुझे तो वैसे काफ़ी अभी अंदेशा है कि आपने जो बेंच की तश्कील में कमीशन का रोल रखा है ये सुप्रीम कोर्ट में टेकअप होगा और इसको अदलिया की आज़ादी के मुनाफी कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि बेंच बनाना कमीशन का काम नहीं है, ये तो अदलिया का काम है। अदलिया बैठ के फैसला करे कौन सा बेंच बैठेगा और केस सुनेगा। नहीं तो ये जो अदलिया का काम है बेंच बनाना, ये भी तो पार्लियामेंट ने कानून में ये इख्तियार दिया है ना। तो पार्लियामेंट जो है वो कानून लेजिस्लेशन पार्लियामेंट ने करनी है, आइन साजी जो है वो पार्लियामेंट ने करनी है। ये सुप्रीम कोर्ट जो है, ये सुप्रीम कोर्ट 199, 184 ये सारी जो पावर्स हैं ये किसने दी है? पार्लियामेंट ने दी है। पार्लियामेंट जो है वो उनमें से कोई चीज़ विड्रॉ भी कर सकती है, नहीं कर सकते, उसमें इजाफा भी कर सकते हैं। अगर आप पिक एंड चूज करेंगे कि ये जज मेरा केस सुनेगा, ये जज खोसा साहब का केस सुनेगा, तो वो मुदाखलत होगी और अदलिया उसको टेकअप करके ये नहीं तो नहीं पिक एंड चूज जुडिशल कमीशन जो है वो पिक एंड चूज जो वो जजेस को एलिवेट करता है, वो जजेस को इंडक्ट करता है, वो पिक एंड चूज करता है। यानी वो एक ऐसा तैनाती में आपका इख्तियार है, स्ट्रक्चर केस सुनने में, बेंच चुनने में आपका इख्तियार नहीं है। नहीं, लेकिन बात ये है ना कि आखिर जो एक जजेस कमेटी है वो भी तो कमेटी जो है वो जिस कानून के तहत बनी है वो भी तो पार्लियामेंट ने बनाया है ना। पार्लियामेंट अगर कमेटी बना दे तो फिर ठीक है, अगर पार्लियामेंट जो है वो जुडिशल कमीशन बनाए और जुडिशल कमीशन बाकी सारे काम करे वो ठीक है। और एक बेंच क्योंकि किसी की मर्जी का नहीं बन रहा तो ये फिर आगे जो है वो आइन भी और कानून भी हर चीज़ जो है उसको एक साइड पे कर दिया जाए। लतीफ़ खोसा साहब, आप क्या कहते हैं, क्योंकि एक हुकूमत फ्रीक बन के किसी केस में जा रही हो और हुकूमत बैठ के वहाँ ये फैसला कर रही हो कि कौन सा जज और कौन सा बेंच ये केस सुनेगा, तो इसको मुदाखलत कंसिडर किया जाएगा या सुप्रीम कोर्ट इसको जाने देगी कि ठीक है? नहीं देखिए, ये तो 100% मुदाखलत है। राना साहब फरमा तो रहे हैं लेकिन इनको ये इदराक तो है, मुझे यकीन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स में बेंचेस की तश्कील जो है ये इंटरनल सुप्रीम कोर्ट का मसला है। और ये रूल्स भी 1980 के ये सुप्रीम कोर्ट ये आइन ही के तहत जो है आइनी इख्तियारात के तहत सुप्रीम कोर्ट ने बनाए थे। और अगर आप इसी तरह हर महकमे में फिर मुदाखलत करना शुरू कर दें तो फिर सारा कुछ ले पार्लियामेंट, फिर बाकी तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है अपना अपना तय इदारों के ऊपर ख़त्म हो जाए। और इसमें भी अगर देखें तो ये जो ज़्यादती की है, 8 बंदे अब इनके हैं जो जुडिशल कमीशन है, 8 हुकूमत के हैं। और हुकूमत के वहाँ जो है वो डिटो अंगूठा लगाते हैं, वहाँ कोई दलील नहीं होती है कोई। मैं तो उस कमेटी का जो पार्लिमानी कमेटी बराए तैनाती जजेस है वो उसका हिस्सा हूँ, था, या फिर जो पहले डिस्पेंसेशन जो 26वीं तरमीम से पहले थी। तो मैंने तो देखा है कि वो चारों के चारे जो है हुकूमती माशाल्लाह एक ही तरफ जाते थे और कोई दलील नहीं चलती थी। हम जितना कहते थे सीनियरिटी के प्रिंसिपल को खुदारा बताएं तो सही, आप सीनियर को क्यों सुपरसीड कर रहे हैं? ये है कि हम अपनी जो है वो बात को साबित करने के लिए इस हद तक चले जाते हैं कि हकायक को भी जो है जुटला देते हैं। खोसा साहब मुझे साबित कर दें कि 8 मेंबर जो हैं वो जुडिशल कमीशन में हुकूमत के हैं, तो चलिए मैं आपकी और जुडिशल कमीशन में 6 कर लेता हूँ। अरे बाबा, आपने याया अफरीदी साहब को बनाया, मुझे एक वजह बता दें। 8 बंदे साबित कर दें। मंसूर अली शाह नहीं,
यार सुन तो लो, मंसूर अली शाह साहब की एक नक्स बता दें, उनकी जजमेंट लैंडमार्क जजमेंट है। ही इज द मोस्ट ब्रिलियंट जज ऑफ पाकिस्तान और इंटरनेशनली ग्लोबली यू कैन कंपीट हिम विद एनीवन इन द वर्ल्ड। और मुनीब अख्तर जो है वो थिंकिंग जज, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी और कॉम्पिटेंस। सर ना करें ना करें ना करें ना करें। अब आप ठीक है, अफरीदी साहब के खिलाफ मुझे कोई प्रकाश नहीं है। अरे बाबा, पार्लियामेंट्री बहुत इंटेग्रिटी है, बहुत 5 बंदे पार्लियामेंट्री कमेटी है, कमेटी में हुकूमत को 8 की बर्तरी हासिल है। जुडिशल कमीशन में एक कामरान मुर्तजा था, सर वो पार्लियामेंट्री कमेटी थी। खोसा साहब, आप दो को मिक्स कर रहे हैं। सर वो पार्लियामेंट्री कमेटी थी सर, वो जुडिशल कमीशन नहीं था, वो पार्लियामेंट्री कमेटी थी। आप मिक्स कर रहे हैं। नहीं, पार्लियामेंट्री कमेटी, उसी की बात कर रहा हूं मैं कि जिसने जस्टिस या अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस बनाया, उसमें तो 8 कायम करके बात करें। राना साहब गुस्से में आ गए। कम से कम खोसा साहब, आपसे पार्लियामेंट्री कमेटी को जो है वो जुडिशल कमीशन में दाखिल कर रहे हैं और जुडिशल कमीशन को पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ ले गए। जुडिशल कमीशन जो है उसमें आप साबित करें कि 8 बंदे हुकूमत के हैं, उसमें 5 बंदे जो हैं वो जुडिशरी के हैं, अपने अल्फाज पे जरा गौर कर लें, 2 अपोजिशन के हैं, 1 बार का। ये भी आदाब के मुनाफी है। आपकी कम से कम मुजेब नहीं देती है कि आप जैसा सीजनड आदमी, सीनियर आदमी और तदब्बर हौसला रखने वाला आदमी इस किस्म की बात करे। कोई खुदा का खौफ करे। राना साहब, ये मुझे बताएं, 2 सीनियर जज जो इग्नोर किए गए, एक नक्स बता दें किसी एक में, कॉम्पिटेंस में, इंटेग्रिटी में, उनकी जो है किसी में भी कोई नक्स नहीं है। और फिर किसी में कोई अब आपने मंसूर अली शाह साहब ही की अब वो मानी है। अब सारे जज साहिबान ने 17 जजों ने मंसूर अली शाह साहब का जो दिया हुआ प्लान है फॉर रनिंग द सुप्रीम कोर्ट वो एक्सेप्ट किया है, उसको अडॉप्ट किया है। मंसूर अली शाह साहब इतना थिंकिंग और इतने जो है माशाल्लाह वो फॉरवर्ड लुकिंग है जज के, उन्होंने सारा कंप्यूटर सिस्टम सारी उन्होंने जो है ये आपकी जो है कराची को कनेक्ट किया, इस्लामाबाद को कनेक्ट किया, लाहौर को कनेक्ट किया, बलूचिस्तान को कनेक्ट किया। उन्होंने जो है ये जितना सहूलत से ये कर सकते थे। थोड़ा सा इसको आगे चलाते हैं खोसा साहब, उन्होंने एक आज वो कुछ वो वीडियोस आपने सामने देखी होंगी दोनों ने। अब मैं दोनों से इस पर राय चाहूँगा। आपको सियासी जमातों को एहतजाज करना चाहिए। काजी फायजीसा के खिलाफ लंदन में एहतजाज हुआ है, तो एहतजाज के लिए आप प्ले कार्ड अपनी बात भी कह सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर पीटीआई के किसी लीडर ने देना हो बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन किसी की कार के ऊपर वो ठाठा मारना या बदतमीज़ी से बेहूदगी वाले कलमात अदा करना, उससे परहेज़ चाहिए होती है। तो अभी उसके ऊपर हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा है कि उनके वो पासपोर्ट कैंसिल करेंगे और कार्रवाई करेंगे। राना साहब, पहले आपसे ही जवाब ले लूँ, एहतजाज के लिए 9 मई करना ज़रूरी नहीं होता। मेरे तो ख्याल में GHQ के बाहर भी जाके कोई एहतजाज करना चाहे तो उसको इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन प्ले कार्ड लेकर खड़ा हो जाए। GHQ के दरवाजे के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। और इसी तरीके से ये काजी साहब की गाड़ी के साथ भी आप प्ले कार्ड लेकर सड़क के किनारे खड़े हो जाए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे। राना साहब देखें, ये वल्गैरिटी जो है और ये तशद्दुद और ये इस किस्म का जो है ये बिल्कुल पीटीआई ने वतीरा अपनाया हुआ है, मुल्क के अंदर भी और बाहर भी। बल्कि ये घटियापन जो है ये इंट्रोड्यूस इन्होंने करवाया है। इससे पहले ये खोसा साहब बैठे हैं, इनको ख़ुद मालूम है कि एक दूसरी सियासी जमात के जो कायदीन या लीडर्स होते थे, वर्कर उनकी इज़्ज़त करते थे। ये माहौल ही नहीं था, ये माहौल ही इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि मुखालिफ जमात का बंदा नज़र आए तो उसको गालियाँ दो, उसे चोर कहो, उसे डाकू कहो, उसके ख़िलाफ़ नारे मारो। तो ये जो है ये इंतहाई जो है वो गलत है और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। इन लोगों के ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई भी होनी चाहिए, इस बात की मजम्मत भी होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये मंसूर अली शाह साहब की जो है वो तारीफ़ कर रहे हैं खोसा साहब, ये तो ठीक है, बार के मेंबर हैं, जानते हैं उनको, लेकिन उनके मतलब भी पीटीआई ने एक ऐसी मुहिम का आगाज़ किया जिसकी वजह से उनकी नेक नामी और उनकी शोहरत को भी जो है वो नुकसान पहुँचा। तो ये जो पीटीआई का रवैया है एक यानी सियासी जमात के तौर पे, ये कतई तौर पे एक्सेप्टेबल नहीं है।
सर वो क्या कैंपेन थी जो पीटीआई ने जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए रन की थी? ये इनके लोग जो हैं ये आज से कोई 3-4 माह पहले ये गुफ्तगू करते पाए गए, बल्कि निजी महफिलों में हमारे सामने भी उन्होंने कभी परहेज़ नहीं किया बात करने को कि जी वो बात हो गई है हमारी, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब 25 अक्टूबर को आएंगे और उसके बाद आके ये कर देंगे वो कर देंगे। ये बाकायदा इन्होंने इस कदर इस चीज़ को हवा दी कि ये चीज़ जो है वो मीडिया में डिस्कस होने लगी और बाकी हर तरफ जो है वो इस तरह का जो वो तो उमर अयूब ने आज भी बोला, चीफ जस्टिस मौजूदा जस्टिस याहिया के लिए उन्होंने कहा कि वोट ऑडिट करें 8 फरवरी का, तो वो तो ऐसी बात नहीं। अगर वोट ऑडिट का ही कह रहे थे तो अगर इसके अलावा कुछ नहीं था जो मेरे इल्म में नहीं है तो फिर नहीं, ऑडिट का नहीं कह रहे थे, ये उनकी ज़ात से ये मंसूब करके ये कह रहे थे कि जी उनकी हमारे साथ बात हो गई है और ये बात जो है ये इंतहाई जिम्मेदार लोगों ने की। लतीफ़ खोसा साहब, ये तो एक इल्ज़ाम है आपके ऊपर, आपकी जमात के ऊपर। देखें, वो बंदयाल साहब का एंटाई ग्रुप में अपना मंसूर अली शाह साहब काजी फायज ईसा ग्रुप में थे, जो धड़ाबंदी इन्होंने की थी कि 3, 5, 5, 7, 7, 9 पता नहीं क्या क्या किया था। वो तो मेरे सामने जो है रिक्यूज़ करके थे जब ये सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स की जो पिटिशंस चल रही थी, उसमें हमने जो है कोशिश की थी कि फुल कोर्ट बैठे, फुल कोर्ट हमने जाके ये इस्तदा मैंने और एतजाज़ आसन ने की थी। तो बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ने जो मुयस्सर 9 जज साहबान उस वक्त मौजूद थे, सारों को बिठा दिया जो पाकिस्तान में थे, क्योंकि वोकेशन थी, कुछ बाहर गए हुए थे। काजी फायज ईसा साहब ने आते ही जनाब खड़े हो गए और कहने लगे कि मैं तो इसमें नहीं बैठता जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का आप पहले फैसला नहीं करते हैं। जस्टिस सरदार इसहाक साहब के भी वो जो भाई साहब हैं वो भी चले गए, तारिक मसूद साहब भी उनके साथ चले गए और उस बेंच में से बाद में जो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पर भी वो भी रिक्यूज़ कर गए। तो वो तो पहले उस जो ग्रुपिंग हुई थी वो तो इनके साथ थे और काजी फायज ईसा साहब के साथ थे। वो अगर इंसाफ करते हैं, अगर इनके खिलाफ कोई फैसला आता है तो फिर ये उस पे इल्ज़ाम लगा देते हैं री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मलिक साहब, मैं आपको बताऊं, जब 14वीं तरमीम 13वीं तरमीम पहले की थी 58(2)B ख़त्म करने में, 17 सीटों पर इन्होंने ला के बेनज़ीर भुट्टो रानी शहीद को खड़ा किया था। बाद में 14वीं तरमीम पर भी रानी शहीद ने इनके साथ दिया डिफेक्शन क्लॉज को ऐड करने में। मैंने बीवी को कहा, मैंने कहा बीवी, नवाज शरीफ तो पहले ही जो है वो इतने तकब्बर में है, वो अपने MNAs को 1-1 साल नहीं मिलता है, आपने तो उसको बादशाह सलामत बना दिया है और अमीरुल मोमिनीन बनने जा रहे हैं वो। तो बीबी शहीद ने कहा कि मुझे देखें, मुझे मुल्क से सरोकार है, मुझे वो ये नहीं है कि मैंने नवाज शरीफ का साथ दिया। मैं चाहती हूँ अगर विल्सन टाइम खत्म हो गया, यहाँ इसको क्लोज करना पड़ेगा।